हेलो जेट एस्पायरेंट। आनंद भैया की तरफ से आप सभी एस्पायरेंट को राधे राधे। उम्मीद है आप सभी ने फॉर्म अच्छे से सबमिट कर दिया होगा और अपनी तैयारी में भी जुट गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलने वाला है। जल्द ही अनाउंस हो जाएगा आपको एग्ज़ामिनेशन का डेट वगैरह, तो तैयारी भी तुरंत स्टार्ट लेनी ही होगी, नहीं तो परेशानी होने वाला है। यहाँ मैंने भी आप सभी के लिए, खास करके जिनका पेपर केमिकल साइंस है, उसके लिए एक वीडियो सीरीज तैयार की है और उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाने वाला है, खास करके जिनका केमिकल साइंस मुख्य पेपर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीरीज में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सुधारने का प्रयास किया है और स्टार्ट भी एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी से लिया है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बेसिक थ्योरी जो आती है वो है जॉन डाल्टन की थ्योरी। और जॉन डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी मैटर्स हैं वो कंपोज्ड हैं तो स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो बताई कि एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो इनडिस्ट्रक्टेबल हैं। ये इनडिस्ट्रक्टेबल कहने का मतलब वो ब्रेकेबल नहीं है और उनको फर्दर कोई सब डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, और ये ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। तीसरा थ्योरी उन्होंने दिया था कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं और किसी भी रूप में उनको देखा जाए, चाहे उनका रेडियस मेज़र किया जाए, चाहे उनका वॉल्यूम मेज़र किया जाए, वेट मेज़र किया जाए, है ना, बेसिक जो भी फिजिकली हम उनको देख सकेंगे, उनके शेप साइज सारी चीज़ों को, कलर वगैरह, तो वो सब का सब बिल्कुल सेम होता है। चौथी बात उन्होंने जो बताई कि एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के जो होते हैं उनका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होता है। मतलब उनका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब के सब आपको फिजिकल और केमिकल सभी प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेंगे, एकदम अलग थलग मिलेंगे, है ना। उनका अगर फिजिकली देखें तो रेडियस, शेप, साइज सभी क्या मिलेंगे, बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। उसके बाद पांचवी जो बात उन्होंने कही कि अगर किसी तरह से दो डिफरेंट या सेम एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने का तरीका जो उनका होता है वो प्रायः लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पर आधारित होता है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम जानते हैं कि जब भी जैसे दो एटम, डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होना चाहते हैं तो कंबाइन ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो बेसिकली ये पांच थ्योरी जो जॉन डाल्टन के तरफ से आई, ऐसे तो ये समराइज थ्योरी है और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, तो ये बेसिक थ्योरी हैं जिनको हम दिमाग में रखें तो आगे का काम मेरा चलता रहेगा। फिर बात उठती है कि ये जो जॉन डाल्टन ने अपनी बातें रखी थी कि ये फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये सब जो, ये ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, तो ये सब बातें जो कही गई, तो इनको डिस्कार्ड करने के लिए बाद में हम जानते ही हैं कि फ्यूचर में जो हुआ तो इसको ब्रेक किया गया और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इससे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि
देखें कि ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे करके खोज निकाले गए। तो सबसे पहला जो खोज हमको मिला था, है ना, वो सर जे थॉमसन के द्वारा मिला था, है ना। और जैसे ही CRT ट्यूब बना, कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाए तो कैथोड रे ट्यूब होता क्या है। तो ये ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। आपको कैथोड है और एनोड है, और कैथोड और एनोड के बीच में जब लगभग 10,000 वोल्ट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट करते हो, तो और अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हो। वैक्यूम भी कितना रखना है, तो 10⁻⁻⁴ mm तक अगर ले जाते हो आप अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हो इसमें, तो आप देखोगे कि कैथोड से एक फेंट ग्रीन्स लाइट निकलता और ये मूव कर जाता है किस ओर, तो आपको एनोड की ओर, है ना। और इस रे को चूँकि ये कैथोड से अपीयर हो रहा है, इसलिए इसको हम कैथोड रे कहते हैं, और इस ट्यूब को हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। तो इस कैथोड रे में की प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखते हो तो डिफरेंट साइंटिस्ट बाद में क्या किए, तो अलग अलग ढंग से इसका प्रॉपर्टीज़ बताए भी सब, है ना। जैसे जे थॉमसन ने मेंशन किया था कि इसका जो वेट है वो 1/100 ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। मतलब एक हाइड्रोजन आइटम के वेट से लगभग कैथोड रे के पार्टिकल का जो वेट है वो 1/100 है किसके, तो एक हाइड्रोजन आइटम का, है ना। उसके बाद उन्होंने और क्या बातें बताई, तो उन्होंने बताया कि अगर जे थॉमसन ने हमको कैलकुलेट करके हमको दिया उसका रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, है ना। और रेशियो ऑफ चार्ज टू मास कितना मिला हमको, तो उनके द्वारा रेशियो ऑफ चार्ज टू मास जो मिला वो कितना था, तो 1.75875 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी, है ना। फिर मिल्टन साहब आए, और मिल्टन साहब ने क्या दिया, तो वो डिटरमाइन किए थे अपना फेमस उनका ऑयल ड्रॉप टेक्निक था, उससे उन्होंने निकाला था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, तो वो होता 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, है ना। उसके बाद इसी बिहार पर अब हमको रेशियो ऑफ चार्ज टू मास मिल गया, और फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी मिल गया। तो इस बिहार पर हम क्या कर सकते, तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ना। तो अगर हम चार्ज बटा रेशियो ऑफ चार्ज टू मास करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा निकल आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर का मास टोटल कितना होता है, तो ये लगभग है 9.1091 इंटू 10⁻31 kg, है ना। और ये वास्तविक माना किया जाता, तो ये रेस्ट मास माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। लेकिन हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेगुलर मूव करते रहते, और कभी कभी तो इनका स्पीड जो है सो लाइट के स्पीड के बराबर भी होता है ना। तो ये वैरी करता रहता, तो वैरी करता रहता तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर हम चाहते हैं कि उसका मास कितना है ये मुझे मिले, तो लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो दिया गया था उसमें क्या बताया गया था, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो मास जो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में हम मास अगर निकालना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले रेस्ट मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो ले लेना होगा, और उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है ना, तो यानी कि u की ज़रूरत होगी हमको। और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट है c जो है हमारा, है ना। और जो ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर टाइम में उस वक्त हम प्राप्त कर सकेंगे कि उसका मास कितना है ना। तो ये रिलेटिव मास हमको फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन काफ़ी मदद करता है ना। और
ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये फाइंड आउट किया गया है। ये आपका इक्वेशन जो है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरह से खोज निकाला गया और इसका सारी प्रॉपर्टीज हम लोग जान पाए। नेक्स्ट उसी के बिहार पर अब फिर बाद में डिस्कवरी हुआ उसी सीआरटी के मदद से प्रोटॉन का। और प्रोटॉन में क्या देखने को मिला, तो जब भी आप कैथोड को परफोरेटेड कर देते हो, दैट मीन्स इसमें छोटे छोटे होल बना देते हो, है ना। तो होल बनाने के बाद हम जानते हैं कि जो ही हम 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्रिएट करेंगे और इसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस करेंगे 10⁻⁴ mm तक, है ना। तो निश्चित रूप से क्या होगा, तो कैथोड से एक रे अपीयर होगा जो एनोड के तरफ मूव करेगा और इस रे को हम क्या बोलते, तो कैथोड रे बोलते। बट एनोड से भी एक रे जो किस ओर मूव करता, तो वो नेगेटिव प्लेट की ओर, दैट मीन्स कैथोड की ओर मूव करेगा। और चूंकि इसमें परफोरेशन है, तो परफोरेशन है तो ये रे जो है वो किस तरफ दिखता, तो ये छोटे छोटे होल को पार करके और इसके बैक साइड में आपको ये दिखता है ना। तो ये छोटे छोटे जो होल हैं इसको पार करने के बाद हमको पॉजिटिव रे कैथोड के जस्ट बैक साइड में देखने को मिलता है ना। तो इस रे को हम क्या बोलते, इसको हम पॉजिटिव रे भी बोलते, इसको हम केनाल रे भी बोलते हैं ना। तो इस तरह से इनको कई नाम से पुकारा जाता है। अब फिर बात उठती है कि इनका रेशियो ऑफ चार्ज टू मास क्या होता है। तो रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इनका वैरी हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होता है कहाँ पर, तो ये सेंटर पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकाल सकते हो किसी एटम से, बट प्रोटॉन को बाहर तो निकाल नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब है कि जब आप डिफरेंट गैसेस लेते हो, सपोज हाइड्रोजन आप लेते हो अपने सीआरटी के अंदर, है ना, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर अगर आप हाइड्रोजन गैस को लिए हो, तो उस वक्त अगर हम देखें तो होता क्या, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पार्टिकल मतलब एटम जो है वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे दैट मीन्स H पॉजिटिव हमको मिल जाएगा, H पॉजिटिव पार्टिकल मिलेगा, है ना। और H पॉजिटिव पार्टिकल को आप क्या बोलते हो, सिंपली प्रोटॉन भी कहते हो। क्यों कहते हो इसको प्रोटॉन, इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना। और जो ही इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इसका इजेक्शन हो गया, तो अब इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन बचे हुए हैं और वो कहाँ है, तो सेंटर पर है ना। उसी तरह से अगर गौर करके देखो, तो जब हीलियम गैस को आप इस सीआरटी के अंदर लोगे, तो सीआरटी के अंदर जो ही हीलियम गैस को लोगे, तो यहाँ पर क्या बात देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले यह इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर निकल जाएंगे बाहर, है ना। तो अब ये आयोनाइजेशन अगर हो गया इसका, तो आयोनाइजेशन के बाद इसके अंदर, इसके सेंटर पर हम क्या पाएंगे, तो दो प्रोटॉन इसमें मिलेंगे और 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर मिलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल रेशियो ऑफ चार्ज टू मास अगर इसका फाइंड आउट किया जाए, है ना, बाई मतलब E/m रेशियो, तो हाइड्रोजन के केस में हमको अलग रेशियो ऑफ चार्ज टू मास मिलने वाला है और हीलियम के केस में अलग रेशियो ऑफ चार्ज टू मास मिलने वाला है ना। यानी कि ये वैरी करेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, किस तरह का गैस हम सीआरटी के अंदर लिए हैं उस पर डिपेंड करता है कि रेशियो ऑफ चार्ज टू मास क्या होगा, है ना। उसके बाद फिर बात करें अगर हम, तो एक प्रोटॉन पर टोटल चार्ज होता कितना है, तो ये तो हम जानते हैं कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज होते हैं उतना ही चार्ज हमारे प्रोटॉन पर भी मौजूद है ना। इसी वजह से प्रायः हम जानते भी हैं कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है ना। तो इसका भी चार्ज जितना हम इलेक्ट्रॉन में देखें, चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। चलो अब इनका मास कैलकुलेट कर लो। तो
एक प्रोटॉन पर टोटल मास कितना होता, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg है ना। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो मोल में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो आप इसको क्या करोगे, तो इसको एक प्रोटॉन के मास को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम किससे, तो एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर से जो ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल प्रोटॉन का जो आपको वेट मिलने वाला है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट वाला वेट कहलाता है, यानी 1.00722 ये मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे खोज किया गया। तो जैसा कि आप जानते भी हो कि जेम्स चैडविक ने इसको खोजा था, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, और 1932 में इसको उन्होंने निकाल कर दिया था। लेट डिस्कवरी जो हुआ न्यूट्रॉन का, इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि ये न्यूट्रल था, है ना, इस पर कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं था, और जिस वजह से ये बहुत लेट खोज हुआ इसका, है ना। और ये खोज भी हुआ तो किस तरह से हुआ, तो जब बेरिलियम या बोरन का कोई हम छोटा सा फॉइल वगैरह ले लेते हैं और उस फॉइल पर बम्बार्ड करवाते हैं अल्फ़ा पार्टिकल से। अब अल्फ़ा पार्टिकल को बेसिकली आप समझ लो कि हीलियम डबल पॉजिटिव, है ना, हीलियम डबल पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, है ना, जिसका आप एटॉमिक नंबर कह सकते हो 2 है और मास नंबर कितना है, तो 4 है ना। तो इस पार्टिकल से, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल से जब आप अटैक करवाते हो बेरिलियम पर, तो बेरिलियम पर अगर अटैक करवाओगे तो देखने को क्या मिलेगा, तो ये बिल्कुल फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, बेरिलियम के साथ, है ना। बेरिलियम एटम के न्यूक्लियस में ये जाकर क्या हो जाता है, समा जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता, तो यहाँ देखने को मिलता कि जैसे ही ये फ्यूज करेगा, दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल पहले से 4 मौजूद था, अब 2 और अटैच हो गए, तो ये 6 हो गया, है ना। और मास नंबर में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो 9 पहले से मौजूद थे और 4 और अटैच हुए, दैट मीन्स ये 13 हो गया। तो यहाँ पर एक थोड़े समय के लिए हमको क्या देखने को मिलता, तो कार्बन का एक आइसोटोप्स देखने को मिलता, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन 13, है ना। अब कार्बन 13 जो है वो क्या होता है, तो ये इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है ना। तो हाफ लाइफ कम होने की वजह से ये तुरंत ही क्या हो जाते, तो ब्रेक हो जाते, और ये फिर कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाते, और साथ में क्या निकालते, तो एक न्यूट्रॉन इससे इजेक्ट आउट हो जाता है ना, बाहर निकल आता है ना। अब इन न्यूट्रॉन का भी देखोगे आप, तो ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर टिकते नहीं, इनका ये 8 सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते लगभग, और डिस्ट्रॉय होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मतलब न्यूट्रॉन भी ज़्यादा देर तक टिकते नहीं, और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होने का वजह भी यहाँ से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, तो एक प्रोटॉन मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। तो इसको ये दोनों के कम्बिनेशन से ये बना हुआ है न्यूट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो आज हम लोगों ने सीखा थोड़ा किस किस चीज़ के बारे में, तो डाल्टन की थ्योरी के बारे देखा हमने, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रदरफोर्ड की थ्योरी दे देंगे, और उसके बाद कुछ थ्योरी और हैं, जैसे खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर आपको ऑरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, और फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप इसको बेसिकली अभी जितने भी डाटा आपने इसमें देखा वो सारे को हो सके तो मेमोराइज कर लें, ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है। तो एक बार आपके को ये कहना चाहेंगे हम कि आप इसको ज़्यादा वक्त न लेते हुए काफ़ी ध्यान दें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ओके, बाय।